Hello, dear students. Welcome back to the GDC Live. So, in the series of Toppers Talk, आज हम रूबरू होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया रैंक 40 साधना पाटिल। साधना पाटिल की बात करें, साधना पाटिल बी फॉर्म 4th ईयर के स्टूडेंट एंड NDMVP कॉलेज ऑफ फार्मेसी नासिक से हैं और इन्होंने इस रैंक को अचीव करने के लिए क्या डेडिकेशन, क्या एस्पिरेंट्स, क्या इनका जुनून रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इन्होंने कौन सी चीज़ों को फॉलो किया, उस पूरे मेथड को, उस पूरे प्रोसेस को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और आइए हम रूबरू होते हैं साधना पाटिल। बहुत बहुत स्वागत है साधना आपको जेडीसी के लाइव प्लेटफॉर्म पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट, जो आपकी मेहनत का एक परिणाम है। तो साधना स्टार्टिंग करेंगे शुरुआत से। जीपैट, जब पहली बार आपने ये नाम सुना होगा जीपैट, और फिर आपने सोचा होगा कि मुझे जीपैट की तैयारी करनी है, पहले तो ये मन में आया कहाँ से दैट आई शुड गो फॉर द जीपैट? कैसे? सर सबसे पहले कॉलेज में जब हम लोगों ने हमारे सीनियर्स को देखा था कि वो हर साल मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके सेलिब्रेट करते थे और उनके बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स आते थे। तो और मतलब हमें पता चला कि उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती है। मतलब आपको एक बहुत अच्छी फील्ड मिलेगी, आपको एक बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को मतलब इलेबोरेट कर सकते हो। तो ये सब देख के लगा कि नहीं, मतलब हमें भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर मतलब जो सीनियर्स थे और जो टीचर्स जैसे वो हमें गाइड करते थे, हम उसी हिसाब से मतलब उनको देख के हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। चलिए, मतलब आपके कॉलेज में एक इन्वायरमेंट था, आपके यस सीनियर्स सर। हर साल जीपैट रिजल्ट क्वालिफाई कर रहे थे, तो आपने उनसे, चलिए आपको एक गाइडलाइंस मिला कि आपको जीपैट क्वालिफाई करना है। अब करना है से लेके और कर देंगे के बीच में क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट बुक शुड रेफर। मैं एक एक पॉइंट करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपने प्रिपरेशन की तैयारी के लिए क्या पॉइंट आउट किया, कैसे आपको तैयारी करना है और कैसे आपने प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट किया? सर मैंने अपना प्रिपरेशन सेमेस्टर में स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने पहले ये अलाइन किया था कि मेरे यूनिवर्सिटी का यानी कि जो वो सिलेबस और जो मुझे पढ़ना है वो कितना अलाइन होता है, ताकि ज़्यादा बर्डन ना आए और ज़्यादा मैं कंफ्यूज भी ना हूँ। और सर सबसे पहले मतलब उस सेमेस्टर में जो भी कोलॉजी का या सूटिक्स का जो मेन पार्ट था, मैंने पहले वो स्टार्ट किया, वो पहले कंप्लीट किया। और मतलब उसके बाद धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स होते गए। तो सबसे पहले मतलब ये अलाइन किया कि यूनिवर्सिटी का जो मतलब आपका मेन सिलेबस है आपके बी फार्म कोर्स में, वो और आपका जो जी पैट का सिलेबस है वो कितना अच्छे से होता है। और ये चीज़ की जो आप जो भी ईयर में हो तो आप अपना सेमेस्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपको वो आगे ईजी जाएगा। मतलब आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा अगर आपने सेमेस्टर अच्छे से किया होगा। तो मतलब आपने अपना सेमेस्टर प्लान लेके चले और ऐसा लेके चले कि सेमेस्टर हम अच्छे से तैयार करेंगे तो हम जीपैट की तैयारी भी हमारी चलती जाएगी, उस चीज को आपने प्लान आउट किया। बहुत अच्छा। ओके, अब बात करते हैं, चलिए ये तो हमने प्लान किया, अब बात आती है बुक्स। सिलेबस देखा 52 पेजेस के, एक डरने वाली सिचुएशन है कि हाँ इतना बड़ा सिलेबस तैयार करना है। फिर बात आती है बुक्स। अगर हम बात करें आपने जो बुक्स फॉलो किया, कौन कौन से सब्जेक्ट में किन किन बुक्स को आपने प्रेफरेंस किया और क्या फॉलो किया? सर मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए मेन अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री करना है तो विल्सन एंड ग्रिसवर्ल्ड करके जो है वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब उसके अंदर सब इलेबोरेटिव दिया हुआ है। और या तो फिर नज़मा इनामदार, उनकी भी एक मेडिसिन केमिस्ट्री की बुक है। उसमें भी आप जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, जो मतलब मेन पॉइंट है जीपैट के अंदर, जो जहाँ से मेन क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छे से दिया है। उसके बाद सर सूटिक्स के लिए लैटमैन इज इनफ। मतलब आप लैटमैन बहुत मतलब अच्छे से करेंगे तो फिर वो भी सूटिक्स आपका सॉर्ट होएगा। उसके बाद सर अगर एनालिसिस है तो एनालिसिस के लिए चटवाल बुक है, गुरदीपार चटवाल उनकी बुक है। उसमें भी मोस्टली सब टेक्निक अच्छे दिया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वाई आर शर्मा या पाविया, आप उन दोनों में से कोई भी एक चीज करेंगे तो आप मतलब अच्छे से ये कर सकते हैं। और उसके बाद सर कोलॉजी है, कोलॉजी के लिए के डी त्रिपाठी एकदम मतलब अच्छे से कीजिए, क्योंकि के डी त्रिपाठी की जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से बहुत अच्छे से या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और गर्गन गुप्ता, जो कि आप फाइनल रिविजन के टाइम भी और इन डेप्थ स्टडीज के लिए, न्यू ड्रग्स के लिए आप गर्गन गुप्ता भी यूज कर सकते हैं। ओके, सदा अब पॉइंट आता है एक आपका डरावना सब्जेक्ट जो
आपके लिए सबसे टफ रहा हो, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हो सकता है वही सब्जेक्ट किसी को थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे इसमें हम तैयारी करेंगे। तो आपके लिए क्या था वो टफ सब्जेक्ट? सर मतलब मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री से डर लगता था। मुझे लगता था कि मतलब ये कैसे होगा। मतलब जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं सबसे पहले मतलब मेरे सीनियर्स को भी मैंने या मेरे क्लासमेट्स को भी मैंने ये बात पूछा है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे करने का करके। पर सर जब आप एंड तक देखा तो सब अब तक अभी का जो बेस्ट सब्जेक्ट है मुझे वही लगता है। तो सर मतलब उन्होंने बताया कि आप रिलेट करके आप कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेट करके पढ़ सकते हो। आपको मेन चीज़ क्या है, मतलब आप वो स्ट्रक्चर से मत डरिए। मतलब उन हर एक स्ट्रक्चर को उसकी एक्टिविटी से रिलेट करके देखिए। मतलब वैसा करके पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं लगेगी। और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब मतलब एक सुपरफिशियल चीज़ है। मतलब जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसे उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर जो मतलब मेडिसिन केमिस्ट्री था ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और सर इसीलिए मतलब मेरा डर इससे खत्म हुआ है। चलिए, कहते भी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल, अगर आप जिस चीज के लिए जितना आप उस पर लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे, लगातार आप उस पर कोशिश करते रहेंगे, तो आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट होगा वो भी आपका कमांडिंग सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा साधना, आप थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। आपने बोला कि आपने प्रिपरेशन सिक्स मीन फिफ्थ सेमेस्टर के जस्ट एंड से आपने स्टार्ट किया। यस। ओके, सेवेंथ सेमेस्टर के लास्ट में आपको एग्जाम देना था। कभी ऐसा फील हुआ बीच में जब आपने आप पढ़ तो लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आती है टेस्ट की बारी, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट। तो अगर आपने उस चीज के लिए क्या किया, टेस्ट सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सर मतलब आपने क्या पढ़ा ये इसी चीज़ से मतलब जज होता है कि आपने टेस्ट में क्या मार्क्स है। मतलब आपको कितना आ रहा है, या आप टेस्ट सीरीज के उनके मार्क्स से आप कर सकते हो। तो सर जैसे मैंने जीडीसी के मैं हमेशा जो अगस्त से शायद स्टार्ट हुआ था वीकली टेस्ट का पार्ट, और डेली टेस्ट तो पहले से ही था। तो मैं हमेशा डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट हमेशा देती थी। और जो वीकली टेस्ट थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो उसका सिलेबस है वो मेरा प्रिपेयर करके नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने वो टेस्ट दिया। और अगर आपका वहाँ पे रैंक आता है, मतलब बहुत सारे बच्चे वो टेस्ट देते हैं, तो आपको मतलब एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, मतलब हम कुछ तो भी अचीव कर रहे हैं, या हमारा मतलब कुछ तो भी ये गोल है। और जब सर आप टॉपिक वाइज पढ़ के वो टेस्ट देंगे तो आपका रैंक वैसे वैसे बढ़ते ही जाएगा, और बहुत सारे बच्चे से आपका मतलब कॉम्पिटिशन होता है। प्लस सर ये होता था कि मतलब जो उसके बाद में मतलब आप जो आंसर्स देखते थे, उसके सॉल्यूशंस जो भी मिलते थे, तो वो जो सॉल्यूशंस है वो जो मतलब अगर आपने वो अपने नोट्स में वो चीज़ रखी है तो मतलब अच्छा है। पर अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है तो आप वो अपने नोट्स में साथ साथ एंटर करते जाओ, तो मतलब आपका जो भी एरिया है पढ़ने का वो और इलेबोरेट होता जाता है। और डेली टेस्ट तो ऐसे है सर, जैसे मतलब अगर समझ लो आपके 2-3 टेस्ट छूट भी गए और अगर आपको ऐसे ही कहीं बैठे हो, आपको टाइम मिल रहा है, आप जस्ट 2 मिनट में 1 मिनट में वो टेस्ट दे सकते हो। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अरे थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको डेली टेस्ट दे सकते हो, या आपके जो भी टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है उसका सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो सर इससे बहुत हेल्प हुई, मतलब जीडीसी का जो वीकली टेस्ट का स्पेशली था सर, उससे बहुत हेल्प हुई थी सर। तो एक चीज अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि हाँ, आप न्यू स्टूडेंट्स को, जो हमारे न्यू नेक्स्ट ईयर के लिए फार्मा एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप जीडीसी क्लासेस ऐप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर जीडीसी क्लासेस जैसे मतलब उनके जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपको एक बड़े लेवल पे अपने आप को देखना है, आप एक बड़े लेवल पे अगर आप कम्पीट कर रहे हो, तो जितने ज़्यादा बच्चों से आपका इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा है। आपको दिखेगा कि मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो करके एग्जैक्टली। और सर जीडीसी के जैसे मैंने बाकी मेरे फ्रेंड से भी सुना जिन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह लिए थे, तो वो बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छे रहते हैं करके ऐसा। तो फिर मतलब जो नए बच्चे हैं अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उनसे मतलब पढ़ सकते हो करके ऐसा, जो डाइजेस्टर मॉड्यूल रहती है, जो सर अभी आपने हमें नाइफर के लिए भी दिया है। तो सर वो भी मतलब इजी है, पढ़ने में भी इजी है। और एक शॉर्ट रिविजन अगर किसी को करना है तो वो भी कर सकते हैं। या बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नोट्स निकालने में प्रॉब्लम होता है, उन्हें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है अगर वो कहीं नोट्स निकालने जाए। तो अगर आप वो बच्चे वो चीज़ पढ़े तो फिर उससे भी उनके मतलब वो प्रॉब्लम सॉर्ट होगी, उन्हें नोट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जीडीसी क्लासेस ऐप के थ्रू आपने जो वीकली टेस्ट, डेली क्विज, इनको जस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई चार्जेस नहीं यस है, सर। ऑल स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी भी आपको डाउन नहीं मिली होगी, क्वेश्चन लेवल भी यस अच्छे सर। ही मिले होंगे।
डेफिनेटली, तो वो चीजें आप जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे देख रहे हैं वो इन चीजों को फॉलो करें, और साधना जी का ये अगर आप मानेंगे सजेशन तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प होगी। ठीक है। सादा सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आपने प्रिपरेशन प्लान बना लिया, आपके पास बुक्स आपने फाइंड आउट कर लिए कौन सी बुक्स आप पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज करना है। लेकिन अब बात आती है कि जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो टेस्ट सॉल्व करने में गलतियां भी होती हैं, नेगेटिव मार्किंग्स भी आती हैं, और वो नेगेटिव मार्किंग्स कहीं ना कहीं हमको डिमोटिवेट करती हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है, कैसी क्या है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और अगर हुआ तो उस समय आपने अपने मोटिवेशन लेवल को कैसे बरकरार रखा? यस, मतलब एक्यूरेसी जो है वो मैटर तो करती है, मतलब हर एग्जाम सॉल्व करते हैं सर। और सर जब मेन पेपर जब मैं दे रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही था कि किसी भी तरह से मतलब एक्यूरेसी रहनी चाहिए एग्जाम के टाइम, बस मेरे ज़्यादा नेगेटिव में न जाए, ऐसा करके मैंने किया था। और जब सर मैं नॉर्मल पेपर देती थी तो मैं जानबूझ के मतलब ये देखती थी कि मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ करके, क्योंकि यही एग्जाम्स रहते हैं जब आपको समझता है जब जहाँ पे आप मेन रिस्क ले सकते हो सर। तो सर मैं पहले रिस्क ज़्यादा लेती थी इन्हीं एग्जाम्स के टाइम पे, और और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनका जैसे मुझे आंसर नहीं पता तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर रही थी, मतलब ऐसे आप ऐसे कहते हैं ना, तुक्के मार के नहीं आप कर सकते, जहाँ पे आप 50-50 आप वहाँ पे एक बार चांस ले सकते हो। पर जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है या आप जिस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं है तो वो चीज़ अटेम्प्ट ना करके तो उससे भी आपके मतलब एक्यूरेसी एक तरीके से अच्छी हो ही सकती है। और सर अगर आपको सर लगता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है और फिर भी ये गलत हो रही है तो मतलब ये पता चलता है कि मतलब आपको वो चीज़ और अच्छे से करने की ज़रूरत है, उसके लिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत बढ़िया, मतलब चीज़ों से डरना नहीं है, उन चीज़ों है। को यस सर। करना है, प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधार करें ताकि फाइनल में वो गलतियाँ ना हो। अच्छा साधना, आपके साथ भी ये पॉइंट हुआ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, इन कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम और इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम, सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, और साथ में जीपैट की प्रिपरेशन। कुछ ये यस होते हैं कि सर कैसे टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। आपके साथ भी ये दिक्कत हुई? आपने कैसे वो टैकल किया? कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया? यस सर। सर मतलब जब लॉकडाउन ये चीज़ बाद में आई, पर हम लोगों ने हमारी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो सर जब मतलब तब हम लोग कॉलेज जाते थे तब हमारे प्रैक्टिकल्स रहते थे, हमारी थियरी भी रहती थी, तो उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना ही है, आप वहाँ पे कोई चांस ले सकते। तो सर तब ये समझ आ गया था कि मतलब हमें जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ है, मतलब पहली टाइम। तो सर जब हम लोग पहले कॉलेज जाते थे तो फिर हम लोग मैं और हम लोग का ग्रुप वगैरह हम लोग 1 घंटा पहले कॉलेज के 1 घंटा पहले और कॉलेज खत्म होने के 1 घंटे बाद हम लोग कॉलेज में रुकते थे और पढ़ाई करते थे। मतलब वहाँ पे हमें लगता था कि हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो भी 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता था तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से पढ़ते थे। और सर जब लॉकडाउन हुआ तो मतलब पहला ये चीज़ हमको लगा कि हमें बहुत टाइम मिलने वाला है करके, पर सर फिर वही जो चीज़ें थी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है वगैरह, पर सर इतना लोड नहीं आया क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करने का मतलब हम पे प्रैक्टिकल नहीं करना रहता था, बस हमें जो थियरी वगैरह वो सब रहता था, जो ऑनलाइन क्लासेस वो रहती थी। तो सर उसका इतना कुछ मतलब प्रेशर नहीं आया, अगर कॉलेज होता तो ज़रूर आता, पर फिर जब लॉकडाउन और इन सब में सर ये प्रेशर नहीं आया। और सर पहले से ही पता था कि मतलब आपको टाइम की कमी पड़ने वाली है, तो सर हमने पहले से प्रिपरेशन की थी कि नहीं अभी टाइम मिलने वाला है, पता नहीं कब लॉकडाउन खुल जाए, कब कुछ क्या हो जाए, कब कॉलेज जाना पड़े, तो अभी से ही पढ़ के रखो करके सर, तो ये चीज़ थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, लॉकडाउन की बात आई, कोविड की बात आई, नो डाउट कंडीशन वर्स्ट थी और अभी भी वर्स्ट होती है। लेकिन अगर हम एक एज़ अ स्टूडेंट वाइज़ बात करें, क्योंकि अभी ये सबसे अच्छा पॉइंट भी है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आप घर पे हैं, आपके पास पूरा टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो आपने कोविड के उस लॉकडाउन पीरियड का कैसे यूटिलाइज़ेशन किया? सर मतलब ये था कि जो भी कॉलेज के समय जाते समय जो भी ट्रैवलिंग वगैरह जो भी रहता था, तो पहले वो चीज़ नहीं हुआ तो वहाँ का भी एक्स्ट्रा टाइम मिला था। तो सर मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो हमें पता चला कि हमें मतलब क्या चीज़ कम पड़ रही है, हमें टाइम तो कम पड़ रहा है, हमें कहाँ-कहाँ हमारा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है। तो वो सर टाइम सब हमें घर पे मिलता था, तो फिर उस टाइम पे फिर एक प्रॉपर शेड्यूल सुबह तैयार किया रहता था, उस हिसाब से पढ़ते थे, बीच में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो भी अटेंड करते थे। और अगर मतलब फैमिली अब आप घर पे रहते हो तो ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आपकी फैमिली है, सबसे इंटरेक्शन रहता था सर। तो फिर उसी तरीके से सर मतलब टाइम है, पर अगर आपका प्लान है आपके साथ तो मतलब आप वो टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे सर। तो इसीलिए मतलब ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा हुआ कि मतलब प्रिपरेशन करने के लिए बहुत टाइम मिला था। जी। अगर हम इस समय की सिचुएशन भी देखें तो वही सिचुएशन चल रही है।
अराउंड लॉकडाउन ही चल रही है और क्लासेस ऑफलाइन बन रही है। तो टाइम की बात आई, आपने बोला कि हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ था, हमारा जी। शेड्यूल चलता था। तो आज मैं उस शेड्यूल्स के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। बच्चों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे न्यू फार्मर एस्पिरेंट्स को। आप अपना शेड्यूल्स वो चीज़ें बताएँ कि कैसे आप पूरे दिन का शेड्यूल्स बनाए थे? कितने आवर्स की स्टडी आपकी होती थी? कैसे आप उनको डिवीज़न करते थे कि टेस्ट कब देना है, कंटेंट्स कब पढ़ना है, रिवीज़न कब करना है? इन चीज़ों के बारे में। सर जैसे ऐसा कहा जाता है कि शेड्यूल सबका अपना-अपना होता है क्योंकि सबके मतलब टाइमिंग्स अलग-अलग होती है करके। तो सर जैसे मेरा सुबह का शेड्यूल था कि मुझे मतलब पहले तो मैंने सब चीज़ अच्छे से पहले डीप में पढ़ा। जब एग्ज़ाम पास में आया थी तब मैं सुबह हमेशा एक टेस्ट देती थी। उसके बाद मतलब ऑनलाइन टेस्ट रहती थी वो कहीं या जीडीसी पे या कहीं और करके, तो वो टेस्ट हमेशा रहती थी करके। और मतलब ऐसा रहता था कि अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म का नहीं पर अगले दिन तक का तो भी शेड्यूल मेरा तैयार रहता था ताकि मैं ऐसा सोचूँ ना कि मुझे अब क्या करना है। मतलब मेरे पास नेक्स्ट प्लान रहता था कि ये सब्जेक्ट मुझे करना है करके अभी। और मतलब आप डिवाइड कर सकते हो जैसे मैंने मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट या एक दिन में 1 सब्जेक्ट करके डिवाइड किया था कि मुझे आज ये सब्जेक्ट करना है तो कल मैं ये करूँगी, फिर परसों उसी चीज़ का रिवीजन रहेगा। सर ऐसे करके मैंने अपना मतलब प्रिपेयर करके रखा था और शेड्यूल से ये हेल्प होती है ना सर कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि मतलब मुझे अभी क्या करना है करिए क्योंकि पहले से ही सब कुछ सेट रहता है। और अगर मतलब आपको दिखता है कि आपने क्या-क्या अचीव किया आज के पूरे दिन में या पिछले पूरे हफ्ते में ऐसा, तो सर वो भी एक तरीका का मोटिवेशन देता है कि मतलब मैंने इतना कर लिया है तो आगे मुझे और करने में ईज़ी हेल्प जाएगी। बिल्कुल, मतलब एक प्लान आउट से चलेंगे तो डेफ़िनिटली हमारी प्रिपरेशन ये एक सही डायरेक्शन में कंप्लीट होती रहेगी। अच्छा, साधना जी मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन किए, घर पे थे लॉकडाउन में, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि सर घर पे हैं और घर पे जब दिन भर रहते हैं तो कभी लाइक चाय बना दीजिए, ये काम कर दीजिए। बच्चों के लिए कुछ न कुछ घर पे ही स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो घर पे हैं, पेरेंट्स हैं या कुछ न कुछ काम लगे रहते हैं। ऐसा आपका भी डिस्ट्रैक्शन हुआ उस चीज़ से? ये सर होता था पर फिर सर एक टाइम के बाद मतलब हमारे फैमिली में हम लोग कम लोग थे करके, तो फिर जैसे मेरी मदर और मैं थे तो फिर वो हमेशा सपोर्ट करती थी और वो बोलती थी कि मतलब तेरे ऊपर है, तुझे जैसे आपको जैसे करना है वैसे करो करके। और फिर सर मेरा ऐसा था कि मेरी मदर मेरे प्रिपरेशन का एक पार्ट थी, मतलब मेरे जो भी टेस्ट वगैरह होते थे मैं उनको बताती थी कि मैंने अभी आज ये टेस्ट दिया था तो फिर मुझे ऐसे-ऐसे मार्क्स आए करके। तो सर मैं उनके साथ सब शेयर करती थी और उन्हें पता था कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वो हमेशा टाइम देती थी कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो करके। ओके सर। चलिए ये पॉइंट आपका अच्छा रहा कि हाँ, फैमिली में और पेरेंट्स का और ख़ास तौर पर मदर फादर में से किसी का या ब्रदर हैं, भाई हैं, कोई ना कोई आपके लिए मोटिवेशनल ज़रूर होता है या आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि हाँ, हमारे पास सपोर्ट किसी न किसी का ज़रूर चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा-सा हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो, तो वो इम्प्रूव कर दें। ओके, सर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जब लास्ट मोमेंट की बात करते हैं, लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स की बात करते हैं कि जब हमारा लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और खास तौर पर जीपैट का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट छूटा है, अभी ये तैयार नहीं हुआ है, कैसे क्या होगा? तो आपके साथ भी वो हुआ था, वो डर कैसे हुआ और लास्ट आपने 1 मंथ का प्रिपरेशन प्लान कैसे सेट अप? हाँ, मतलब सर पहले मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अभी मतलब ऐसे अलग-अलग दिशाओं में नहीं जाना है, जो मैंने पढ़ के रखा है बस पहले वही क्लियर करना है करके, उसी को ही रिविज़न देना है बार-बार। और चाहे जित ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने टेस्ट सॉल्व करने हैं और पुराने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो सॉल्व करने हैं। और मतलब लास्ट मंथ के इसमें और फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो चीज़ में नंबर वगैरह होते हैं, जिसमें वैल्यूज़ वगैरह होती है, जो आपको सिर्फ लर्न ही करनी रहती है, उसका कोई लॉजिक नहीं रहता कि आप वो कैसे पढ़े, मतलब उसका कुछ ये नहीं रहता। तो फिर ये जो चीज़ें थी ये मैंने लास्ट लास्ट के टाइम पे ही किया क्योंकि मतलब ये चीज़ बहुत वॉलेटाइल है तो ये तो आराम से मतलब भूल ही जाते हैं करके ऐसा। तो फिर इसलिए जो न्यूमेरिक जिसमें ज़्यादा नंबर वगैरह था, जिसमें कोई वैल्यूज़ थी, वो चीज़ मैंने लास्ट टाइम पे की थी करके। चलिए, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें थी, जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें थी, उनको आपने लास्ट में उस हिसाब से अच्छी चीज़। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शंस काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें बहुत डरते हैं। उनको घबराहट होती है, कैसे याद करें सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आपने फ़ोइल से अच्छे यूज़ किया, बेसिक रिंग्स आपने पढ़ी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी प्लान क्या?
सर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आई तो सर केमिस्ट्री जो है वो मेरा 11-12 में बहुत अच्छे से हुआ था, मेरा बेस बहुत अच्छा था केमिस्ट्री के इसमें। और सर केमिस्ट्री का ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, मतलब अगर आपने पढ़ा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लेकिन अगर आपने उसी के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किए या आपने देखा कि ये जो चीज़ पढ़ी है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका मैं मतलब क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं करके, तो वो किया तो आप मतलब प्रैक्टिस हो ही जाती है सर। और नेम रिएक्शन का ऐसा था कि मतलब जब आप मतलब मैं अगर पढ़ो केमिस्ट्री तो फिर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देती, मतलब जैसे जो अल्काइल हैलाइड्स है या जो अल्केन अल्किन अल्काइन ये सारे सीक्वेंस से पहले मैं करती थी। और उसके बाद बीच में जो नेम रिएक्शन रहते थे तो मैंने जस्ट इन शॉर्ट एक नोट से ऐसा लिख दिया था कि इसका रिएजेंट कौन सा है, इसका मतलब मैकेनिज्म क्या है, अगर इसमें कुछ अलग इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ऐसा करके सर एक चार्ट जैसा बनाया था मैंने, और वो वही चीज़ मैं रिवाइज करती थी सर। और स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह ये है तो जितना ज़्यादा आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि वो चैप्टर इतना वो चीज़ इतनी बड़ी है कि आप कहीं से भी उसके क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेन अपना बेस क्लियर किए वहाँ किया और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो अच्छा हुआ था सर। बहुत बढ़िया, मतलब आपका एक, इसीलिए कहते हैं बेसिक मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के आप बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बेस बहुत जरूरी है। ओके, अब आती है मैं साधना, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू हमारे फार्मा एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं आपके बेस्ट एडवाइसेस की बात करूँ, ये हमारा मई मंथ चल रहा है, इस मई मंथ से लेके हम नेक्स्ट प्रिपरेशन प्लान की बात करें तो कैसे आप तैयारी को डिवाइड करना चाहेंगे और उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर उनके लिए ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने बेसिक्स पे वर्क करिए और ऐसा समझ के चलिए कि अभी आपके पास टाइम है तो हर चीज़ इन डीप पढ़िए, मतलब ऐसा सुपरफिशियल कोई शॉर्ट नोट्स है या उन सब पे नहीं जाइए, खुद से पढ़िए, क्योंकि आप जितना खुद से रेफरेंस बुक यूज़ करके पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइज मेमोरी रहती है। मतलब अगर आपने वो चीज़ कहीं शॉर्ट नोट से पढ़ी हो तो आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो चीज़ खुद से रेफरेंस बुक के थ्रू पढ़ी हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी करके। और याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जितना हो सके उतना आप चाहे उतना आप एप्लीकेशन पार्ट और उसके बेसिक्स खुद समझ के करिए तो मतलब वो याद रहने में ज़्यादा हेल्प रहेगा सर। और यही कि मतलब ज़्यादा पैनिक मत हो, पहली चीज़ ये कि अपना जो भी पढ़ने का है वो कंप्लीट करो, ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह के पीछे भी मत जाओ, जो आप अब ये जो पढ़ना है वो पहले कंप्लीट करो। और जो जब जैसे से एग्जाम्स पास में आते हैं उस टाइम पे अगर आपने क्वेश्चन किए, क्योंकि अभी आपको मतलब वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं होगी, आपने उसके क्वेश्चंस देखे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इससे अच्छा कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो और उसके बाद वो क्वेश्चंस वगैरह देखो एंडिंग के टाइम पे। और टाइम बहुत है, यूटिलाइज अच्छे से करो, अच्छे से प्लान करके रखो कि एटलीस्ट आपके पास आपका नेक्स्ट डे का प्लान होना चाहिए, या आप जिस दिन बैठे उस दिन का प्लान होना चाहिए, क्योंकि खाली टाइम बहुत मिलता है तो वो इजीली वेस्ट हो जाता है। और अगर नहीं लगता मतलब ऐसा आइसोलेटेड भी मत रहो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्टेड रहो, अपनी फैमिली से या जो भी आपको मोटिवेट करता है उनके साथ कनेक्टेड रहो। और चाहे तो किसी के साथ डिस्कस करके पढ़ाई या अपने खुद से भी पढ़ाई करते हो तो भी मतलब अच्छे से ऐसे फ्रेश माइंड रख के पढ़ो, जो इच्छा होती है वो सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा भी नहीं कि मतलब कहीं बर्डन आ रहा है किसी चीज़ का या ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने दिए और डेफिनेटली न्यू फार्मा एस्पिरेंट्स अगर इसको अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीजें समराइज्ड वे में चीजों को समझ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच साधना, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, आपने इस टाइम को निकाला न्यू फार्मा एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। एंड थैंक यू सर। फ्रॉम थैंक यू होल फॉर द टीम ऑफ जीडीसी we wish a very bright future ahead. Keep going and keep shining in your future. Thank you so much, थैंक यू Sadhana. सर। थैंक यू सर। And last one moment, one things. What is the importance of GDC in your preparation? सर जीडीसी का प्रिपरेशन ये था कि प्रिपरेशन करते समय एक मुझे बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के की प्रिपरेशन करते समय, क्योंकि सर मतलब क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और ये सब दिमाग में आते थे कि मैं टेस्ट कहाँ से सॉल्व करूँगी या मुझे मतलब टेस्ट सॉल्व करके होगा कि नहीं ये सब। तो मतलब अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए अगर आपको कोई एक ऐप सजेस्ट कर सकते हो तो वो जीडीसी है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छे हैं और कंपटीशन बहुत है, मतलब तो आप मतलब कर सकते हो और ऐसा समझ सकते हैं कि लास्ट में जो आपके जीडीसी के रैंक्स आ रहे हैं वही आपके जी पैट का रैंक भी बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जीडीसी से ज्वाइन होते हैं। Thank you so much, Sadhana. Thank you so much for your nice suggestion for the GDC. Thank you so much. थैंक यू सर।